नमस्कार दोस्तों, तुझको चलना होगा कि आज के शो में आपका स्वागत है। इधर काफ़ी समय से आपको कोई वीडियो नहीं मिला, मेरी बहुत ज़्यादा व्यस्तता थी, पर आज मैं आपके लिए फिर से वो वीडियो लाई हूँ जो डाइट सीरीज़ चल रही है हमारी प्रिवेंटिव कार्डियोलॉजी की, उसमें आगे हम बढ़ते हैं। पिछली बार मैंने आपको 1600 कैलोरी डाइट चार्ट के बारे में बताया था। हो सकता है बहुत से लोगों को उसको सुनने के बाद, समझने के बाद मुझ पर गुस्सा आया होगा, उसी तरह से जैसे कोई बजट पास होने के बाद आपको फाइनेंस मिनिस्टर पे गुस्सा आता है। पर यहाँ स्थिति कुछ और है। ये डाइट चार्ट मैंने आपको कुछ दूसरे फ़ायदे के लिए बताया था जिसको आप समझेंगे। 1600 कैलोरी डाइट चार्ट बहुत रिस्ट्रिक्टेड तो होता है, उसमें बहुत सी चीज़ें रिस्ट्रिक्ट हो जाती हैं, पर अगर आप उसको रेगुलर फॉलो करते हैं तो उसमें आपको बहुत बड़ा फ़ायदा ये है कि आपको एक मार्जिन मिल जाती है। आपको एक मार्जिन मिल जाती है कि किसी दिन अगर आप कुछ ज़्यादा खा लेते हैं, किसी पार्टी में चले जाते हैं, कुछ सैचुरेटेड फैट या रिफाइंड शुगर वाली चीज़ें ज़्यादा खा लेते हैं, तो आपका मन निश्चिंत होता है कि अदरवाइज़ आप वो रेस्ट्रिक्टेड डाइट फॉलो करते हैं, कभी-कभी ही जो है आप एक्स्ट्रा खा लेते हैं। या जो यंगस्टर्स हैं जिनके अभी खाने के दिन हैं, जो चाहते हैं कि हम अपने शौक पूरे करने चाहते हैं, कभी कुछ चटपटा खाने का मन करता है या कभी मीठे की क्रेविंग होती है, उसको खाने का मन करता है, तो फिर उनको फ़ायदा ये होता है कि अगर वो इस डाइट चार्ट को फॉलो कर रहे हैं तो हमेशा ही उनको एक मार्जिन मिल जाती है। मेरा यही पर्पस था 1600 कैलोरी डाइट चार्ट को बताने का, और ये हर वर्ग में ही फॉलो किया जा सकता है, चाहे मोटे पतले लोग हों, मेल हो, फीमेल हो, वर्किंग हो, नॉन वर्किंग हो, सब में ये कहीं ना कहीं काम कर जाता है। तो एक ये बेसिक डाइट चार्ट है जो आपको अच्छी लाइफस्टाइल, हेल्दी लाइफस्टाइल जीने के बारे में बताता है। अब जो हम सीरीज़ आपको बता रहे थे जिसमें हमने आपको कार्बोहाइड्रेट, फैट्स और प्रोटीन्स के बारे में बताया, उसी में आगे आता है डाइटरी प्रोडक्ट्स यानी मिल्क से बने हुए, दूध से बने हुए सामान और फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। तो आमतौर पे दूध से बने हुए सामान जो हम यूज़ करते हैं, वो भी मेनली प्रोटीन के लिए और कैल्शियम के लिए हम यूज़ करते हैं। उनसे प्रोटीन और कैल्शियम हमें मिलता है, पर इनकी कैटेगरी अलग है, इसलिए इनको अदर प्रोटीन से अलग रखा गया है। जो मिल्क प्रोडक्ट्स हैं आमतौर पे हमारे यहाँ परंपरा रही है, हमारे इतिहास में भगवान कृष्ण को हमेशा दूध दही से खाते नहाते दिखाया गया है और सब लोग उस परंपरा को फॉलो करना चाहते हैं। पर समय बदला, बीमारियां बदली, तो परंपराओं को भी बदलना होगा, इसलिए मिल्क प्रोडक्ट लेने का भी तरीका बहुत ही वाइज होना चाहिए। जैसा मैंने बताया कि आपको जो है नट्स वगैरह या जो आप मेवा लेते हैं उसको लेने का तरीका मैंने बताया कि बहुत ही वाइज होना चाहिए, एक्सेस यूज नहीं होना चाहिए। उसी तरह से मिल्क प्रोडक्ट्स को भी आपको कम मात्रा में लेना है, पोर्शन साइज जिसको कहते हैं, कि बस जितनी रिक्वायरमेंट हो उतना लेना है, ज़्यादा बढ़ा के नहीं लेना है ये सोच के कि हमें बहुत फ़ायदा करेगा, और बहुत ही लिमिटेड अमाउंट में लेना है। कैसे लेना है ये मैं बताती हूँ, क्योंकि ज़्यादा डेयरी प्रोडक्ट्स या मिल्क प्रोडक्ट्स लेने का डिसएडवांटेज या नुकसान ये है कि आमतौर पे हमारी जो है इनकी अधिकता से लिवर की बीमारियाँ बढ़ रही हैं, और जिनको हम नॉन अल्कोहलिक लिवर डिजीज़ कहते हैं। आमतौर पे लोग ये सोचते हैं कि अल्कोहल लेने से ही लिवर खराब होता है, अगर अल्कोहल नहीं ले रहे हैं, हेल्दी प्रोडक्ट्स ले रहे हैं तो हमारा लिवर हमेशा स्वस्थ रहेगा, पर ऐसा नहीं होता है। जो लोग दूध दही ज़्यादा लेते हैं उनका भी लिवर खराब हो जाता है, और आज के सिनेरियो में यह बीमारी बढ़ती जा रही है, नॉन अल्कोहलिक लिवर डिजीज़ या लिवर सिरोसिस जो आगे चल के बन जाती है। तो इसलिए आपको इनका भी वाइज यूज़ करना है। अब हम उसे कैसे यूज़ करेंगे, ये मैंने आपको डाइट चार्ट जो बताया था पिछली बार 1600 कैलोरी वाला, उसमें भी बताया था कि दिन में एक बार आप दही ले सकते हैं दोपहर के खाने के साथ, एक कटोरी, और रात में जो है एक गिलास दूध लेंगे, इतना काफ़ी होता है। और वो भी मलाई उतार करके लेंगे, स्पेशली अगर आपके अंदर रिस्क फैक्टर्स हैं या ऑलरेडी बीमारियां डेवलप हो चुकी हैं तो आप मलाई उतार के लेंगे। अदरवाइज जो है आप यंगस्टर हैं, कोई रिस्क फैक्टर नहीं है, तो गाय का दूध हल्की मलाई वाला ले सकते हैं। अब बात आती है कि क्या इसके अलावा एक्स्ट्रा भी कुछ डेयरी प्रोडक्ट्स होते हैं जो लेने चाहिए। हाँ जी, जहाँ पे आपको कोई बड़ी बीमारी से आप गुजर रहे हैं, या हाल ही में कोई सर्जरी या ऑपरेशन हुआ है, कोई इंजरी हुई है, कोई एक्सीडेंट हुआ है, किसी भी घाव के भरने के लिए आपको कुछ एक्स्ट्रा प्रोटीन की आवश्यकता है, वहाँ पर भी आपको दूध लेना पड़ता है। वहाँ अलग तरह के प्रोटीन से आपका काम नहीं चलता, आपको एक्स्ट्रा रिक्वायरमेंट की ज़रूरत पड़ती है, जिसके लिए आपको ज़रूरत पड़ती है पनीर की या छेने की। अब पनीर और छेना भी परंपरा में आता है। कुछ लोग तो इतने एडिक्ट हो जाते हैं पनीर का के लिए कि हर समय ही पनीर लेना चाहते हैं, उसी की सब्जी, उसी का सैलेड, सब कुछ पनीर का ही लेना चाहते हैं, जो बहुत ही नुकसानदेह है। और पनीर के लिए मैं बताना चाहूँ कि जो हम लोग रिकमेंड करते हैं वो है कॉटेज चीज़। अब आप जानना चाहेंगे कि कॉटेज चीज़ क्या होता है। एक्चुअली कॉटेज चीज़ होता है, चाहे आप बाहर से खरीदें ऑथेंटिक सोर्स से या खुद बनाएं, कॉटेज चीज़ का मतलब है कि ऐसे दूध का पनीर जो है नींबू डाल करके फाड़ करके आप बनाते हैं, जो दूध बिल्कुल ही पतला है, जिसकी मलाई पूरी तरह से निकाल ली गई है।
यानी कि दूध उबाल के आप फ्रिज में रखेंगे, काफ़ी देर तक जब उसकी मलाई गाढ़ी होकर जम जाएगी, उसको उतारेंगे तो जो पतला दूध है उसे फाड़ के जो आप पनीर बनाएंगे वही कॉटेज चीज़ है। और ये जो कॉटेज चीज़ होता है इसकी न्यूट्रिटिव वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है। इसमें केसीन नाम का जो प्रोटीन होता है वही आपकी बहुत ज़्यादा हीलिंग में हेल्प करता है। और साथ में इसमें जो लिक्विड होता है जिसको हम निकाल देते हैं पनीर बनाने के लिए, उसमें वे प्रोटीन होता है और वे प्रोटीन का सबसे अच्छा वो नेचुरल सोर्स होता है। अगर उसे निकालना भी है तो उस जो लिक्विड पोर्शन है उसको किसी चीज़ को पकाने में यूज़ कर लेना चाहिए, या फिर जो है आपको चना या मूंग भिगाना है, अंकुरित चना या दाल आप अगर खाते हैं उसके लिए अगर आपको भिगाना है तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं, या फिर घर में जानवरों को किसी को भी खाने को दे सकते हैं, उसके अपने अलग फ़ायदे हैं। और अगर आप सिर्फ पनीर या छेना खाने जा रहे हैं तो थोड़ा सा लिक्विड उसमें बने रहने दें, बहुत ज़्यादा टाइट करके उसको ना खाएं। तो ये आपको बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रोटीन देता है, खास करके जब मैंने बताया कि आपको वुंड हीलिंग के लिए उसकी आवश्यकता है। तो इस तरह से आप पनीर का सेवन कर सकते हैं, उसका मिसयूज़ या बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करना है और उसके एडिक्ट नहीं बनना है और अब परंपराओं को बदलना है। तो ये थे हमारे डेयरी प्रोडक्ट्स जिसमें मेनली मिल्क, कर्ड और पनीर आता है, और उसको हम वाइजली यूज़ कर सकते हैं। और पोर्शन साइज़ कम रखना है, यानी मात्रा कम रखना है, जैसी मात्रा मैंने बताई उसी तरह से लेने से आपको उसके नुकसान नहीं होंगे और लीवर पे एक्स्ट्रा लोड नहीं जाएगा। डेयरी प्रोडक्ट्स के बाद आते हैं फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। पहले भी इनकी इंपॉर्टेंस थी और आज के दौर में जब लोग फाइबर और एंटीऑक्सीडेंट्स की इंपॉर्टेंस समझने लगे हैं बीमारियों से लड़ने के लिए, उनसे बचने के लिए, तो फिर से एक बार फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स का चलन आ गया है, लोग समझने लगे हैं और अवेयरनेस बढ़ने लगी है। पर आमतौर पे जो शुद्ध सब्जियां, हरी सब्जियां और फल होते हैं वो कई बार महंगे मिलते हैं, तो लोग उन्हें अवॉइड करने लगते हैं। भले ही बहुत सारा पैसा आलतू फालतू चीज़ों को खर्च करने में खरीद लेते हैं, लगा देते हैं, जैसे कि जो है आपके सैचुरेटेड फैट से बने हुए फास्ट फूड के आइटम्स होते हैं, रिफाइंड शुगर से बने हुए आइटम होते हैं, उनको खरीदने में आप थोड़ा थोड़ा पैसा लगाते हैं, पर लगाते लगाते बहुत ज़्यादा लगा देते हैं। अगर आप जोड़ें तो अगर उन्हीं पैसों को बचाएं तो आप इन शुद्ध चीज़ों को रेगुलर इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसीलिए फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस अब फिर से बढ़ती जा रही है और आपको इसको समझना होगा। अगर मात्रा की बात बताएं तो आमतौर पे हम इनको पोर्शंस या सर्विंग्स में ही नापते हैं। जैसा मैंने पहले भी बताया था, पोर्शन साइज एक वो मात्रा होती है जिसको मैं भी डिटेल भी करूंगी, जिसका मतलब होता है कि जितनी शरीर की आवश्यकता हो उतना ही लें। और सर्विंग्स जो है वो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स के लिए एक टर्म यूज़ किया गया है, वो भी उसी प्रकार है, एक माप करने का तरीका है, जिसको कि अगर हम फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स में जितना बढ़ाएं उतना अच्छा है। बाकी जितने भी खाने के पदार्थ थे उनके लिए मैंने बताया था कि जितना बताया जाए उससे कहीं और कम भी लें तो आपके लिए फ़ायदेमंद है, आप पोर्शन साइज़ को कम कर सकते हैं। पर रही बात फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स की, तो इसमें आपको पोर्शन साइज़ को, सर्विंग्स को बढ़ाना है। अब सर्विंग क्या होता है? सर्विंग होता है आमतौर पे आधे कप के बराबर अमाउंट। एक सर्विंग में आपका आधा कप जो है फल या फल का जो है गाढ़ा जूस आ जाता है, या फिर आधा कप वेजिटेबल्स आ जाती हैं, या आधा कप जो है कच्ची ग्रीन वेजिटेबल्स आ जाती हैं, या फिर एक फल का एक टुकड़ा आ जाता है, मीडियम साइज़ के एक फल का एक टुकड़ा आ जाता है। तो अगर एक सर्विंग इतना है तो पूरा एक फल 5 सर्विंग के बराबर हुआ। और हम एक दिन में मोर देन 5 सर्विंग्स यानी 5 से ज़्यादा सर्विंग्स आपको यूज़ करने के लिए बताते हैं, फलों के लिए भी और वेजिटेबल्स के लिए भी। और हो सके तो इन्हें 10 सर्विंग्स तक यानी 10 सर्विंग्स तक पहुंचाना है। तो आप इस प्रकार अगर देखा जाए तो दिन में 2 फल खा सकते हैं, खास करके अगर आप डायबिटिक नहीं हैं। और अगर आप डायबिटिक हैं तो एक ही फल खाएं। और आमतौर पे डायबिटिक लोग सेब या नाशपाती को फल के रूप में प्रेफर करें, क्योंकि ये वो फल हैं जो आपको कम मात्रा में शुगर बढ़ाते हैं, इनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स लो होता है, कम होता है। तो इस तरह से जो लोग डायबिटिक नहीं हैं वो 2 फल खाएं या उसी मात्रा के बराबर जो है कि फल का गाढ़ा जूस ले सकते हैं। और साथ में इतनी ही मात्रा में कटी हुई सब्जियां, या फिर जैसे मैंने बताया कि हल्का कुक की हुई सब्जियां, जो हरी सब्जियां आप दोपहर के खाने के साथ लेते हैं, उसको लेना है। तो इस प्रकार फ्रूट्स और वेजिटेबल्स की मात्रा आपको बढ़ा करके रखनी है, और बाकी जो आप खाद्य पदार्थ लेते हैं उनका पोर्शन साइज आप कम भी कर सकते हैं जब इनकी मात्रा आप बढ़ा लेते हैं। इससे कहीं ना कहीं आपको फाइबर अधिक मिलता है और आप बीमारियों से बचे रहते हैं। तो इस तरह डेयरी प्रोडक्ट्स एंड फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स का आप बहुत ही वाइज यूज़ कर सकते हैं और 1600 कैलोरी डाइट चार्ट को फॉलो कर सकते हैं। जिन लोगों ने मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा था उस पर जाके आप उस डाइट चार्ट को समझ सकते हैं कि कैसे मैंने उसको एक्सप्लेन किया था। और कुछ पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ भी सकते हैं। अब आपको मैं ये बताना चाहूँगी कि इस आधार पे हमने एक प्लेट मॉडल बनाया है जो हम यूज़ करते हैं बीमारियों से बचने के लिए।
खाद्य पदार्थों के पोर्शन साइज के लिए एक प्लेट मॉडल बनाते हैं जो एक ट्रायंगल के आकार का होता है। ट्रायंगल में आप जानते हैं कि ऊपर एक कोना होता है और नीचे एक बड़ा सा बेस होता है। तो खाद्य पदार्थों को इस हिसाब से डिवाइड किया जाता है कि किसको जो है ज़्यादा मात्रा में लेना है, किसको थोड़ा कम, फिर थोड़ा कम और फिर सबसे कम। तो सबसे पहले आते हैं सीरियल्स एंड मिलेट्स, जो सबसे बेस में होते हैं। मैंने बताया ही था कि अनाज जो होते हैं, जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, उनको किसी भी इंडियन थाली में, क्या किसी भी बैलेंस डाइट की थाली में आपको सबसे अधिक मात्रा में लेना होता है, क्योंकि सबसे पहले शरीर की आवश्यकता है ऊर्जा, फिर उसके बाद बाकी चीज़ें आती हैं। तो इनसे हमें अच्छी मात्रा में सुरक्षित रूप से ऊर्जा प्राप्त होती है। तो सीरियल्स एंड मिलेट्स को हम लोअर पोर्शन में रखते हैं उस ट्रायंगल के, और इनका जो नापने का तरीका होता है वो होता है 30 ग्राम पर पोर्शन। मतलब कि एक पोर्शन हम उसे कहते हैं जिसमें 30 ग्राम के करीब जो है अनाज आता है, और 10 से 15 ग्राम हम पर डे में ले सकते हैं, मतलब 300 ग्राम या उससे ऊपर। इतना आप सुबह और रात की जो मेजर मील हैं उनको मिलाकर 300 ग्राम या उससे ऊपर ले सकते हैं, यानी 10 से 15 पोर्शन 30 ग्राम पर पोर्शन के हिसाब से। दूसरे नंबर पे फिर वही आ जाता है फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। बदले हुए ट्रेंड में दूसरा नंबर है फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स का। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स जो है वो 100 ग्राम पर पोर्शन के हिसाब से लिए जाते हैं, और दिन में 4 से 6 पोर्शन पर डे आप ले सकते हैं, यानी कि आधा आधा किलो तक आप फ्रूट्स और सब्जियां ले सकते हैं, वो आपके लिए नुकसानदेह नहीं होती है। तीसरे नंबर पे आती हैं हमारी जो चीज़ें हम ज़्यादातर थोड़ा लिक्विड फॉर्म में लेते हैं, जैसे पल्सेस एंड डेयरी प्रोडक्ट्स, जैसे मिल्क वगैरह। ये भी हमारा होता है 100 ग्राम पर पोर्शन के हिसाब से, जिसमें पल्सेस होती हैं 30 ग्राम पर पोर्शन के हिसाब से, और मिल्क होता है 100 ग्राम पर पोर्शन के हिसाब से। इनको हम 2 से 3 पोर्शन पर डे ले सकते हैं, मतलब दिन भर में करीब 1 से 1.5 गिलास दूध लिया जा सकता है, या दूध की जगह अगर आप दही लेते हैं, पर 1 से 1.5 गिलास की मात्रा आप जितना कि 250-300 ml तक होता है उसके अंदर ही लेना है। तो ये हो गया आपका 2 से 3 पोर्शन, ठीक है, क्योंकि पर डे आप 100 ग्राम पर पोर्शन के हिसाब से दूध ले सकते हैं, या दूध से बना हुआ प्रोडक्ट ले सकते हैं। दूसरी चीज़ है दाल, जिसको 30 ग्राम पर पोर्शन मैंने बताया, तो उसको आप 1 या 2 कटोरी दाल दिन भर में ले सकते हैं। जिन लोगों को यूरिक एसिड की बीमारी होती है वो बहुत ज़्यादा दाल नहीं ले सकते, तो 1 कटोरी दाल वैसे हमारे लिए पर्याप्त होती है। पर फिर भी अगर आप प्रोटीन की मात्रा बढ़ाना चाहते हैं और कोई और स्रोत नहीं है आपके पास, तो 2 कटोरी दाल तक आप अच्छी तरह से ले सकते हैं दिन भर में। सबसे ऊपर आता है जो एक्स्ट्रा चीज़ें हम यूज़ करते हैं, जैसे कि हमारे फैट, यानी कि ऑयल के रूप में जो फैट इस्तेमाल करते हैं, और शुगर और सॉल्ट। ये सब बहुत ही लिमिटेड अमाउंट में हमें लेना है, क्योंकि यही है जो हमारी विभिन्न प्रकार की बीमारियों को आज के दौर में बढ़ा रही है। तो ऑयल जो है, इन सबको हम 5 ग्राम पर पोर्शन के हिसाब से लेते हैं। जैसा कि हमने बताया 1600 कैलोरी डाइट चार्ट में भी कि 20 से 25 ग्राम फैट से ज़्यादा पर डे में नहीं होना चाहिए। तो ऑयल अगर आप 5 ग्राम पर पोर्शन के हिसाब से लेते हैं, तो अगर आपको बहुत सारी बीमारियां नहीं हो, तो मैक्सिमम पर डे आप 4 to 5 पोर्शन के हिसाब से ऑयल 20 से 25 ग्राम ले सकते हैं, है ना। एक 5 ग्राम पर पोर्शन है तो 5 गुना हो गया उसका 20 से 25 ग्राम तक। तो 4 से 5 पोर्शन पर डे ले सकते हैं ऑयल को, और शुगर भी इसी तरह 5 ग्राम पर पोर्शन के हिसाब से आप ले सकते हैं 20 से 25 ग्राम तक पर डे में। बल्कि सॉल्ट के लिए मैं कहूँगी कि आपको 1 चम्मच से ज़्यादा पर डे में इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, जो 5 ग्राम के बराबर हो सकता है। और प्रेफरेबली हो सके तो आप जो है, अगर आपको ऑलरेडी बीमारियां हैं या बीपी अनकंट्रोल रहता है, तो आप जो है सेंधा नमक या रॉक सॉल्ट इस्तेमाल करें। एक चीज़ और आपको याद दिलाना चाहूँगी कि जो ऑयल हम यूज़ करते हैं, हम आमतौर पे कम ही ऑयल यूज़ करते हैं अगर डाइट चार्ट को फॉलो करते हैं। अगर किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा छान के तल के नहीं बना रहे हैं, तो सब्ज़ी बनाने के लिए जो ऑयल यूज़ होता है वो कम ही होता है, और ये इस मॉडल को, प्लेट मॉडल के हिसाब से ही होता है, उसको सेटिस्फाई करता है। हम 5 ग्राम पर पोर्शन के हिसाब से ही यूज़ करते हैं, और पर डे 20-25 ग्राम से ज़्यादा ऑयल जाता भी नहीं है, और उतने में सभी लोग घर में खाते हैं, जो एक अच्छी बात है। पर ये ज़रूर बताना चाहूँगी कि ऑयल जो है वो बदल बदल के यूज़ करना चाहिए। बदल बदल के यूज़ करने से ऑयल की टॉक्सिसिटी नहीं होती है, और इस प्रकार से कोलेस्ट्रॉल बढ़ने वाली जो बीमारियां हैं उन्हें रोका जा सकता है। तो थोड़ा थोड़ा ऑयल बदल के खाना चाहिए। सबसे प्रेफरेबल जो इंडियन सिनेरियो में है, जिससे हमें ओमेगा फैटी एसिड प्राप्त होते हैं, वो है हमारा मस्टर्ड ऑयल, और बहुत ही इजीली ये हमें मिल भी जाता है, शुद्ध मस्टर्ड ऑयल। मस्टर्ड ऑयल को यूज़ करना चाहिए। इसके अलावा जो फोर्टिफाइड दूसरे तरह के रिफाइंड ऑयल आते हैं, उनको भी हम बदल के यूज़ कर सकते हैं, कभी मस्टर्ड ऑयल, कभी रिफाइंड ऑयल, इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। और इनको यूज़ करने से हमें ओमेगा 3 फैटी एसिड भी प्राप्त होते हैं। तो इस तरह आप लोगों को अब तक जानकारी हो गई कि हमारे शरीर में किन किन न्यूट्रिटिव
खाद्य पदार्थों की ज़रूरत पड़ती है और किस किस मात्रा में लेना चाहिए, कैसे कार्बोहाइड्रेट क्यों फर्स्ट नंबर पे है, फैट है सेकंड नंबर पे, फिर थर्ड नंबर पे प्रोटीन है, और उसके बाद डाइटरी प्रोडक्ट्स हैं और फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हैं, उनको किस तरह संतुलित मात्रा में लेना चाहिए। आज के बढ़ते हुए सिनेरियो जो जो बीमारियों के दौर में हम जो चेंजेस लाए हैं उसमें हम कार्बोहाइड्रेट्स को तो उसकी जगह पे रख रहे हैं कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट के रूप में, पर फैट को कम करके हम प्रोटीन की मात्रा अब बढ़ा रहे हैं, क्योंकि हमें जो है बचना है बीमारियों से, और बहुत सारे जो है इम्यून सिस्टम को मजबूत करने वाले प्रोडक्ट्स अपने अंदर बढ़ाने हैं, और हमें बॉडी की बिल्ड ऐसी बनानी है कि फैट ना हो, आपके पेट पर जो है फैट ना हो, सेंट्रल ओबेसिटी ना हो, और आपका जो मसल बिल्ड है वो अच्छा हो। अगर वो अच्छा है तो आप निश्चिंत रहिए कि आपके खाने का तरीका अच्छा चल रहा है और आपके अंदर बीमारियों से लड़ने की बहुत अच्छी क्षमता है। इस जानकारी के साथ अब मैं आज का कार्यक्रम समाप्त करती हूँ। उम्मीद है कि आप हर वीडियो को बहुत ध्यान से देख रहे होंगे, लाइक कर रहे होंगे, समझ रहे होंगे और लोगों को शेयर भी कर रहे होंगे, ताकि इसका फ़ायदा और लोगों को भी मिले और किस तरह हार्ट की बीमारियों को अर्ली स्टेज पे ही रोका जा सके। और ध्यान रहे कि इन सब के साथ एक्सरसाइज और वॉकिंग को ना बंद करें, जो मैंने अपने सबसे पहले वीडियो में बताया था कि कितना ज़रूरी है इन सब के साथ वॉक करना। किसी दिन आप कुछ एक्स्ट्रा सैचुरेटेड फैट या शुगर का सामान ले लिए हैं तो किस तरह उस दिन आपको आपका वर्कआउट या फिजिकल एक्टिविटी, एक्सरसाइज या वॉकिंग को बढ़ा लेना है, इससे भी आप कवर कर सकते हैं। पर ये सब कुछ आपके प्रिवेंटिव स्टेज में है, जब तक आपको बीमारी नहीं हुई है, और बीमारी हो गई है तब अगर आप इसको कर रहे हैं तो इसको भी सेकेंडरी प्रिवेंशन कहते हैं, ताकि बीमारी आगे और ना बढ़े। साथ में चिकित्सक को बीच में दिखाते रहना जरूरी है, उससे आप पीछे नहीं हटेंगे, और डाइट चार्ट को समझने के लिए आप डाइटिशियन की भी मदद लेंगे। इसी के साथ कार्यक्रम को समाप्त करती हूँ, और आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और मुझे फॉलो करते रहिए। धन्यवाद।